पिछले भाग में हमने देखा कि लैटिन ने सबको मूर्ख बनाकर पिछलग्गू बोगी में एक्सेस की पहुंचाने में कामयाब रहा। पिछलग्गू बोगी में बहुत से लोग मजदूरी करने के लिए तृतीय श्रेणी डिब्बे में जाया करते थे। वे सभी इस गुप्त प्रवेश मार्ग के बारे में भली भांति जानते थे। अब इन लोगों को इसी मार्ग से होकर लैटिन तक पहुंचना था और आगे की योजना बनानी थी। अगली सुबह जब डॉक्टर तेजस ड्रॉवर रूम पहुंचे तो उन्हें रात में हुई घटनाओं की जानकारी मिली। भाई लोगों वे गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे क्योंकि वे निकी जेनेट को पसंद करने लगे थे। बीती रात ही उस कातिल का हुलिया सामने आया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि हत्यारा प्रथम श्रेणी का ही रहने वाला है। उसने फाइट नाइट के दौरान हत्या की थी और यह भी तय था कि वह अब तक प्रथम श्रेणी में वापस नहीं जा पाया था, क्योंकि फाइट नाइट के दौरान सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इससे पहले कि वह प्रथम श्रेणी में लौट पाता, उसे पकड़ना आवश्यक था। इधर प्रतिदिन तृतीय श्रेणी में सफाई करने वाले 3 व्यक्तियों में से एक की तबीयत खराब थी, इसलिए उसकी जगह जोजी जा रही थी। उसे बिना किसी परेशानी के प्रवेश मिल गया और उसके कलाई पर चिप भी लगा दी गई। अब उसे एस्ट्रेड नामक एक लड़की को खोजना था, जो पहले पिछलग्गू बोगियों में रहती थी और अब कुछ डिब्बों के बाद तृतीय श्रेणी में भोजन निर्माण विभाग में कार्यरत थी। उधर मेलिनी की देखरेख में लेटिन भी हत्यारे की जांच कर रहा था। इस समय प्रथम श्रेणी के सभी यात्री नाश्ता कर रहे थे। जब वहां एक पिछलग्गू यात्री को देखा गया तो सभी चौंक उठे। लेटिन ने सबको बताया कि प्रथम श्रेणी में एक हत्यारा मौजूद है जो तृतीय श्रेणी के यात्रियों पर क्रूरतापूर्वक हमला करता है, इसलिए संदेह के आधार पर सभी की तलाशी ली जाएगी। पूछताछ करने पर पता चला कि सभी परिवारों के निजी सुरक्षा गार्ड उनके साथ थे, लेकिन फोल्कर परिवार का गार्ड गायब था। फोल्कर परिवार के गार्ड एरिक पर सभी को संदेह होने लगा। जब उनके घर की तलाशी लेने की बात आई तो मिस फोल्कर ने इसका कड़ा विरोध किया और मिस्टर विल्फर्ड से बात करने की मांग की, लेकिन मेलिनी ने चतुराई से किसी और व्यक्ति से उनकी बात करवा दी और उन्हें धोखा दे दिया। आखिरकार मिस फोल्कर को मजबूर होकर तलाशी के लिए हामी भरनी पड़ी और तलाशी शुरू की गई। दूसरी ओर जोजी किसी तरह बचते बचाते एस्ट्रेड से मिली। अब जोजी एस्ट्रेड के माध्यम से लेटिन के संदेश पिछलग्गू यात्रियों तक पहुंचाने वाली थी। जांच के दौरान यह पता चला कि एरिक और एलजी प्रेम संबंध में थे। ये बात सामने आने से फोल्कर परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती थी, क्योंकि उनका सुरक्षा गार्ड ही उनका दामाद निकला। इसी कारण वे अब तक इस सच्चाई को छुपाए हुए थे। तभी अचानक खबर आई कि एरिक की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही एलजी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसके हाव भाव किसी सन की व्यक्ति से कम नहीं लग रहे थे। काफी कोशिशों और भाग दौड़ के बाद उसका प्रेमी एरिक सुरक्षा गार्डों के हाथ आ गया। मतलब उसके मरने वाली खबर झूठी थी। इस बीच लेटिन को एलजी के मेकअप बॉक्स से 2 कटे हुए पुरुष लिंग मिले। अब मामला पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। एलजी की घिनौनी इच्छाओं के कारण एरिक लोगों की हत्या कर उनके लिंग काट लेता था, यानी कि इन हत्याओं की असली जड़ एलजी थी। जब एलजी की सच्चाई सामने आई तो वह शर्म और क्रोध के मारे तिल मिलाकर लेटिन पर हमला कर बैठी, लेकिन उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार वह पल आ चुका था जिसका लेटिन कई महीनों से इंतजार कर रहा था। वह पिछलग्गू बोगियों में लौटने के लिए बेताब था, लेकिन मेलिनी ने उसे धोखा दे दिया, क्योंकि उसका लौटना बेहद खतरनाक हो सकता था। अब उसने सब कुछ देख और समझ लिया था। 2 दिन बाद अचानक यह खबर मिली कि लेटिन लापता हो चुका है। मेलिनी ने उसे हमेशा के लिए ड्रॉवर में बंद करवा दिया था। अगले ही दिन इस मुकदमे की सुनवाई के लिए मिस्टर विल्फर्ड की ओर से अदालत बुलाई गई। इसी दौरान जोजी अपने साथियों के साथ ड्यूटी पर निकल चुकी थी। एस्ट्रेड को पता था कि केवल पैट्रिक ही लेटिन के बारे में जानकारी रखता होगा। वह उसे बाजार में मिल सकता था। उधर मुकदमे की सुनवाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी। एस्ट्रेड इधर उधर भटकते हुए पैट्रिक के एक सफाई कर्मी से मिली और उसे लेटिन के लापता होने की बात बताई। उसे शक था कि शायद लेटिन को ड्रॉवर में बंद कर दिया गया है। इसी समय अदालत में सभी मुकदमे की सुनवाई में व्यस्त थे। यह मौका पाकर जोजी और उसके साथी ड्रॉवर पर धावा बोलने के लिए निकलने ही वाले थे। उन्हें पता चला कि डॉक्टर तेजस भी सुनवाई में शामिल होने चले गए हैं और उनके जाते ही सभी अपने काम में लग गए। वहीं एलजी के बचने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उसके मेकअप बॉक्स से 2 कटे हुए लिंग मिले थे जो पक्के सबूत थे। इसी के कहने पर उसका बॉडीगार्ड एरिक हत्याएं करता था, यानी सभी हत्याओं की असली दोषी एलजी थी। लेकिन इससे पहले कि जज उसे हमेशा के लिए ड्रॉवर में डालने की सजा सुनाते, अचानक मिस्टर विल्फर्ड का एक संदेश आया। इस संदेश के अनुसार एलजी को अपने माता पिता के घर में ही रहकर सजा काटने की अनुमति दी गई। विल्फर्ड के इस फैसले से हड़कंप मच गया। तृतीय श्रेणी के यात्री इस फैसले से बेहद नाराज हो गए, लेकिन मेलिनी और बेनेट पहले ही यह निर्णय कर चुके थे। उनका मानना था कि फोल्कर परिवार इस ट्रेन के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। यदि उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो वे पूरी ट्रेन में हंगामा मचा सकते हैं। इसीलिए उन्हें मजबूरन एलजी के पक्ष में फैसला लेना पड़ा। दूसरी ओर पैट्रिक तेजी से क्रोनोल पर झपट पड़ा। दरअसल वह यहाँ लेटिन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए आया था। वह क्रोनोल को यहीं से चुराकर ड्रग्स बनाकर बेचता था। उसने बस इतना कहा कि किसी भी हाल में पकड़े मत जाना, और फिर वहां से भाग निकला। अब सबसे बड़ी चुनौती 400 ड्रॉवरों में से लेटिन को ढूंढना थी। ये केवल कैदियों को रखने के लिए नहीं थे, बल्कि इंसानों को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए बनाए गए थे। जब मानव संसाधन खत्म हो जाएं, तो इंसान इन ड्रॉवरों में बिना कुछ खाए पिए सुरक्षित रह सकते थे, ताकि मानव सभ्यता किसी भी संकट से बची रह सके। इस प्रयोग की सच्चाई कुछ गिने चुने लोगों को ही पता थी। कई ड्रॉवरों को खंगालने के बाद जोजी को आखिरकार लेटिन मिल गया, लेकिन इसी बीच ब्रेकमैन वहां आ पहुंचे। सुनवाई खत्म होते ही वे मेडिकल विंग की ओर बढ़े और दरवाजे पर गड़बड़ी देखकर शक कर बैठे। जोजी और लेटिन पकड़े गए, पर दोनों ने हाथापाई करके किसी तरह खुद को छुड़ा लिया और वहां से भाग निकले। लेटिन को ड्रॉवर में देखकर बैस भी हैरान थी। उसे बताया गया था कि केस सुलझाने के बाद लेटिन को पिछलग्गू बोगी में भेज दिया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अपने स्वार्थ सिद्ध होने के बाद उसी के साथ धोखा कर दिया गया था। ये देखकर बैस समझ गई कि अगर वह भी सिस्टम का हिस्सा बनी रही तो एक दिन उसका भी यही हश्र होगा। इसलिए उसने लेटिन का साथ देने का निर्णय लिया। हालांकि लेटिन को पूरी
पूरी तरह होश में आने में 8 से 10 घंटे लग सकते थे। तब तक जोजी उसकी देखभाल करेगी। अगली सुबह एक व्यक्ति तृतीय श्रेणी के मजदूरों के बीच पर्चे बांट रहा था। वे आंदोलन की तैयारी कर रहे थे क्योंकि सुनवाई के दौरान उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेना लाजमी था। उधर मेलेनी को पहले से ही इस आंदोलन की आशंका थी। इससे पहले कि यह आंदोलन बड़ा रूप ले पाता, वह खुद मजदूरों के बीच जा पहुंची। मजदूरों का गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने मेलेनी का अपमान करते हुए उसे विल्फर्ड की रखैल तक कह दिया, लेकिन मेलेनी जानती थी कि उन्हें नियंत्रण में कैसे लाना है। उसने उन्हें सख्त लहजे में धमकी दी कि यदि उन्होंने तुरंत आंदोलन बंद नहीं किया तो वह पिछलग्गू यात्रियों को उनकी जगह पर कब्जा करने देगी। मेलेनी की इस धमकी से सभी मजदूर सहम गए और शांत हो गए। इसके बाद वह वहां से लौट गई। अगले दिन लैटिन को होश आ गया। इसी बीच जोजी और एस्ट्रेड की शिफ्ट बदलने वाली थी, इसलिए लैटिन को वहां से हटाना जरूरी हो गया। लेकिन लैटिन को इस बात का डर सताने लगा कि अगर वह मर गया तो उस राज का क्या होगा जिसके कारण मेलेनी ने उसे ड्रॉवर में बंद करवाया था। इसलिए उसने वहीं पर उस राज से पर्दा उठा दिया और कहा, मिस्टर विल्फर्ड इस ट्रेन में नहीं है। पूरे ट्रेन का नियंत्रण केवल मेलेनी के हाथों में है। उधर डॉक्टर तेजस के जरिए मेलेनी को यह खबर मिल चुकी थी कि लैटिन ड्रॉवर से भाग चुका है। अब वह उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। लैटिन की यह बात कि मिस्टर विल्फर्ड इस ट्रेन में नहीं है, अगर सबको पता चल जाती तो पूरी ट्रेन में हड़कंप मच सकता था। इसलिए इस राज को छिपाने के लिए मेलेनी ने माइल्स को कैद कर लिया, लेकिन दिखावे के लिए उसने उसे प्रमोशन देकर सीधे इंजन रूम में भेजने का फैसला किया। अब जोजी और लैटिन को समझते देर नहीं लगी कि मेलेनी ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके तृतीय श्रेणी के लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। इस बीच एस्ट्रेड की शिफ्ट पूरी हो गई, इसलिए जोजी को वापस लौटना पड़ा। उसके जाने के बाद लैटिन सबसे पहले मिस हुड्री से मिला, जिसकी दोस्त निकी जेनेट को इंसाफ नहीं मिल सका था। इसके बाद मेलेनी की मनमानी को रोकने और उसका तख्ता पलट करने के लिए एक गुप्त बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तृतीय श्रेणी के कुछ प्रभावशाली और नामी लोग शामिल हुए। अब लैटिन के पास इंजन रूम पर कब्जा करने के लिए 400 पिछलग्गुओं की एक पूरी फौज थी और साथ में एक ऐसा गुप्त राज जिसे बस तृतीय श्रेणी के यात्रियों को यकीन दिलाने की जरूरत थी। जैसे ही वे इस पर यकीन कर लेंगे, पूरा मामला पल भर में लैटिन के पक्ष में हो जाएगा। मेलेनी को पहले ही अंदाजा था कि लैटिन किस हद तक जा सकता है। उसे हर हाल में पकड़ना जरूरी था। इसके लिए उसने लैटिन की पूर्व पत्नी जारा को मोहरा बनाया। जारा पहले ही डरी हुई थी क्योंकि वह लैटिन के बच्चे की मां बनने वाली थी और उसे पिछलग्गू बोगियों में भेजे जाने का खतरा था। डर के कारण उसने मेलेनी का साथ दिया। उसने पिछलग्गू बोगियों में जाकर जोजी की पहचान कराई, जिससे जोजी को गिरफ्तार कर लिया गया। जोजी के पकड़े जाने से ब्रेकमैन भी घबरा गया। उसे डर था कि अगर जोजी बैस का नाम ले लेती तो उसका भी बचना मुश्किल था। मेलेनी को लैटिन का ठिकाना जानने के लिए किसी भी हद तक जाना था, इसलिए उसने जोजी पर भयानक अत्याचार किए। पहले उसने जोजी की एक उंगली जमा दी, फिर उसका पूरा हाथ ठंड से जमा दिया। जोजी दर्द से बिलखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेलेनी टस से मस नहीं हुई। जब दर्द असहनीय हो गया तो जोजी ने अपने जमे हुए हाथ को ही तोड़ डाला और मेलेनी पर टूट पड़ी। इंट्रोगेशन रूम एयर टाइट था, वहां भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जोजी ने मेलेनी का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मेलेनी भाग निकली। ठंड के कारण जोजी की वहीं मौत हो गई। जब लैटिन को यह खबर मिली तो वह अंदर से टूट गया। अब चाहे जो हो, वह मेलेनी को सबक सिखाएगा। उसी रात वह नाइट क्लब में एलजी से मिला। उसने एलजी को बताया कि मिस्टर विल्फर्ड इस ट्रेन में नहीं है, पूरा नियंत्रण मेलेनी के हाथ में है। एलजी को इस पर भरोसा नहीं हुआ। अब इसे साबित करने के लिए सबूत चाहिए था। यहीं पर माइल्स काम आया। उसने लाइट ब्लिंक करके एलजी को सिग्नल दिया। एलजी इंजन रूम में पहुंची, लेकिन वहां मिस्टर विल्फर्ड का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बजाय उसे मेलेनी और उसकी बेटी की कुछ तस्वीरें मिली। एलजी चुपके से वहां से निकल आई और यह गुप्त जानकारी कमांडर ग्रे और रूथ से साझा की। अब इस सच्चाई को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखनी थी। लैटिन ने पूरी तैयारी कर ली थी। पिछलग्गू बोगियों समेत पूरी ट्रेन में सिग्नल भेज दिए गए। आज ही का दिन वह तय कर चुका था ट्रेन पर कब्जा करने का। उधर जब मेलेनी इंजन से बाहर निकली तो लोग पहले से ही उसे घेरने के लिए तैयार खड़े थे। सबसे पहले लैला फोल्गर ने मिस्टर विल्फर्ड के इंजन में न होने का मुद्दा उठाया। मेलेनी ने हमेशा की तरह झूठ और चालाकी से उन्हें फुसलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार लोग उसके झांसे में नहीं आए। एलजी ने खुलासा किया कि पिछली रात वह खुद इंजन रूम में गई थी और वहां मिस्टर विल्फर्ड नहीं थे। सबूत के तौर पर उसने इंजन रूम से मेलेनी और उसकी बेटी की एक तस्वीर चुराई थी। अब कमांडर ग्रे ने इशारा किया और मेलेनी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी गार्ड ट्रेन में तैनात थे उन्हें फर्स्ट क्लास में बुला लिया गया। मेलेनी गिड़गिड़ाती रही, कहती रही कि यह लैटिन की चाल है, इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे इंट्रोगेशन रूम में बंद कर दिया। मेलेनी के पास एक अंतिम मौका था। इंट्रोगेशन रूम में एक बटन था जिसे दबाते ही इंजन में लॉकडाउन प्रक्रिया शुरू हो जाती। उधर खवियर अब इस राज को और छुपा कर नहीं रखना चाहता था। उसने बैनेट से चर्चा की, लेकिन बैनेट राज छिपाने पर अड़ा रहा। तब खवियर ने खुद दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमांडर ग्रे अंदर घुस आए। खवियर को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बिना किसी डर के सबको बता दिया कि विल्फर्ड मर चुका है। कमांडर ग्रे ने खवियर को धक्के मारकर इंजन रूम से बाहर कर दिया, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी। लैटिन और उसकी 400 जांबाजों की सेना। उधर लैटिन को सिर्फ एक मौके की तलाश थी, गार्ड्स के हटने की। ब्रेकमैन बैस पहले से ही लैटिन के साथ थी। उसकी मदद से लैटिन पिछलग्गू बोगियों में पहुंचा। वहां उसके 400 बहादुर साथी 7 साल की कैद का बदला लेने के लिए तैयार खड़े थे। बागियों को ड्रावर से आजाद कर दिया गया। अब तक कमांडर ग्रे को भी बगावत की खबर लग चुकी थी। कमांडर की सेना और बागियों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, लेकिन पिछलग्गू बोगियों में भी हुनरमंद लोग थे। उन्होंने कबाड़ से ही एक घातक हथियार बना लिया था, जिसके आगे कमांडर की पूरी सेना बेबस नजर आ रही थी। अंदर का माहौल युद्ध के मैदान में बदल चुका था। लैटिन ने अपनी सेना को ट्रेन के हर डिब्बे में फैला दिया था ताकि ग्रे की सेना को चारों ओर से घेरा जा सके। कमांडर ग्रे की सेना भी डटी हुई थी।
वे जानते थे कि इस युद्ध में विजय पाने के लिए उन्हें पूरी शक्ति लगानी होगी। ग्रे ने अपनी पूरी सेना को संगठित किया और विद्रोहियों पर प्रचंड आक्रमण किया, लेकिन विद्रोहियों की रणनीति और लेटिन के कुशल नेतृत्व ने ग्रे के सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया। अंततः ग्रे को घुटने टेकने पड़े और लेटिन ने ट्रेन पर अधिकार कर लिया। किंतु वे इस विजय का अधिक समय तक आनंद नहीं उठा सके, क्योंकि ट्रेन का वास्तविक स्वामी मिस्टर विल्फर्ड रणभूमि में पहुंच चुका था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि मेलेनी केविल ने मिस्टर विल्फर्ड से पूरी ट्रेन कैसे छीन ली और अब तक मिस्टर विल्फर्ड कहां थे। इसका उत्तर अगले भाग में मिलेगा। यह तय था कि ट्रेन की बनावट को देखते ही वे समझ गए थे कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं विल्फर्ड है। उसने बिना समय गंवाए अपनी पिछलग्गू बोगियों को ट्रेन के इंजन से जोड़ लिया। यहीं पर पहले सत्र की कथा समाप्त होती है। यदि इस पर अच्छा प्रतिसाद मिला तो इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाया जाएगा।